Hello everyone. Once again welcome to GS by Shubha. How are you all? I hope you all will be well and good. चलिए गाइस, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब से पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हमने पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जाना था। फिर हमने उसके बाद हमारा जो संविधान है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ था उसके बारे में सब कुछ कंप्लीट डिटेल में जाना था। अब हम क्या जानने वाले हैं? अब हम जानने वाले हैं कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ था उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सब सारी विशेषताओं के बारे में हम आज जानने वाले हैं। इसमें इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में है क्या क्या चीज़ें, और फिर जो इस विशेषताएं होंगी उनके बारे में डिटेल में हम फिर आगे चल के पढ़ेंगे हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए अब अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या है? तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से क्या है? अद्वितीय है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का नहीं है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। हालांकि क्या है कि इसके कई तत्व क्या किए गए हैं जो अदर कंट्रीज़ है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिए गए हैं। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, डीपीएसपीज हो गई, ये सब चीज़ें क्या हैं और देशों के संविधान से उधार ली गई हैं। उसके बावजूद भी हमारा जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, वो क्या है? अद्वितीय है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। अब क्या है, उधार ली हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान के अंदर ऐसी तत्व हैं कई जो क्या करते हैं और देशों के जो अन्य देश हैं उनके संविधान से एक अलग ही पहचान प्रदान करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है। क्या बात ध्यान देने योग्य है? कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हमारा संविधान में जो 1949 में जो लक्षण अपनाए गए थे तो क्या हुआ, उन लक्षणों में कुछ परिवर्तन हुए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिवर्तन हुए। किस किस कौन से जो संशोधन हुए थे उसके बारे में जानते हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें, 101वें संशोधन में। अब ये जो संशोधन हुए थे ना, क्या होते हैं इनमें क्या है, जो हमारा 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें क्या हुआ, ये संशोधन हुए थे, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। ठीक है, ये अमेंडमेंट्स हुए थे। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब क्या है, जैसे अभी पढ़ा है कि 7वां, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 97वां, 101वां ये अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट तो बहुत हुए थे लेकिन ये इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है तो ये हुए। तो उसके अलावा जो हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, कब आया था? 1976 में आया था। तो उसके तहत जो अमेंडमेंट हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है कि काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए थे। वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले जितना मैं बता रही हूँ बस आप उतना सुनिएगा। तो उसको क्या कहा जाता है? एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, तो इसको क्या कहा जाता है? एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, हालांकि केशव नंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 378 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। अब एक मामला आया था, एक केस आया था
केशवनंद भारती का नाम से। कब आया था? वो आया था 1973 में। तो उसमें क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत क्या है कि हमारे संविधान के अंदर परिवर्तन तो हो सकते हैं, अमेंडमेंट्स तो हो सकते हैं, संशोधन तो हो सकते हैं, लेकिन उसके जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मूल ढांचा है उसमें किसी भी प्रकार का संसद कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। संसद को उसके मूल ढांचे में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368, 368 के तहत। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या जानते हैं? अब हम जानते हैं अपने संविधान की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले शॉर्ट में जानेंगे, फिर उसके बाद उन विशेषताओं के डिटेल में भी पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले आज क्या आता है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान। जो हमारा संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब कि इसमें अलग अलग स्रोत हैं। नम्यता व अनम्यता का समन्वय, मतलब इसके अंदर नम्यता भी है और अनम्यता भी है हमारे संविधान के अंदर। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, एकात्मकता की ओर झुकाव है, साथ ही साथ क्या है? इसके अंदर एक संघीय व्यवस्था भी है। ठीक है। सरकार का संसदीय रूप, जो सरकार है हमारी उसका जो संसदीय रूप है वो भी क्या है? एक विशेषता है हमारे संविधान की। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वयता, जो संसदीय संप्रभुता है और जो हमारा न्यायिक जो न्यायिक सर्वोच्चता है उसमें क्या है? एक समन्वय है। ठीक है। चलिए, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। अब जो ये न्याय क्या है? एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे ये संविधान में, ये मेंशन है। मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSP जिसको बोलते हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके। फिर आगे आता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। जो हमारा संविधान है इसके तहत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सबको मत देने का अधिकार है वयस्क लोगों को। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। स्वतंत्र निकाय, यहाँ की जो निकाय प्रणाली है, जो निकाय है वो क्या है? स्वतंत्र है। आपातकालीन प्रावधान, जो इमरजेंसीज हैं उसका भी प्रावधान है। त्रिस्तरीय सरकार, जो यहाँ की सरकार है वो कैसी है? त्रिस्तरीय। और सहकारी समितियां हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद हम वो भी पढ़ेंगे कि जो हमारा संविधान है उसके 25 भाग हैं, उसको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 470 क्या है? उसके आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स के बारे में भी जानेंगे, इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद जो 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में भी जानेंगे इस टॉपिक में। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। आगे क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, जो हमारी विशेषता है जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आता है सबसे लंबा लिखित संविधान। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, वो क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। मतलब कि दुनिया में जितने भी संविधान है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया के, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है हमारा नहीं, वैसे जो किसी भी देश का संविधान है उसको क्या है? 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लिखित, जैसे अमेरिका का संविधान। एक तो रिटन में हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे एग्जाम्पल जैसे कि अमेरिका का संविधान है। और दूसरा क्या आता है? अलिखित, जैसे ब्रिटेन का संविधान। दूसरी बात क्या आती है? जैसे कि अलिखित, जो ब्रिटेन का संविधान है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने हमारे भारत के ऊपर शासन किया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? वो एक नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है। मतलब अगर उनको कुछ भी चीज़ें
अमेंडमेंट करना है या कुछ भी करना है तो वो क्या है, एक और उनका और एक ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन में नहीं है। जैसे कि इंडिया का या अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो क्या है, रिटन में उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो हमारा भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह बहुत वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मतलब कि बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है और बहुत ही वृहद समग्र है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। मूल रूप से 1949 में संविधान में प्रस्तावना, प्रियम्बल, 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, 22 भागों में विभक्त जो थे और 8 अनुसूचियां थी। जो हमारा मूल रूप से जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, कब हुआ था, 1949 में। तो उसमें क्या क्या थी, क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले प्रस्तावना थी संविधान के अंदर, प्रियम्बल था। फिर उसमें कितने, 395, 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद थे, जिनको 22 भागों में विभक्त किया गया था और 8 अनुसूचियां थी। कब थी ये कब की बात है, ये जब है जब हमारा संविधान मूल रूप से बनकर तैयार हुआ था 1949 में। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 25 भागों में विभक्त है जो, और 12 अनुसूचियां हैं। और प्रेजेंट में जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, अब का जो संविधान है, उसमें क्या अमेंडमेंट होने के बाद तो अब क्या है, उसके अंदर एक प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। अब अनुच्छेद कितने हो गए हैं बढ़कर, 395 से बढ़कर अब अनुच्छेद कितने हो गए हैं, 470। पहले भाग कितने थे, जिनको कितने भागों में विभक्त किया गया था, 22 भागों में। लेकिन अब कितने भागों में विभक्त किया गया है, 25 भागों में विभक्त किया गया है। और पहले कितनी अनुसूचियां थी, 8, और अब कितनी है, 12 अनुसूचियां। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है, सन 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद, 1 भाग 7 को हटा दिया। अब 1991 जो 51 था, 1951 में क्या हुआ था, विभिन्न संशोधन हुए थे। तो उसमें क्या है, करीब 20 अनुच्छेद, करीब 20 आर्टिकल्स, और साथ में कौन सा भाग, 7वां भाग, 7th जो पार्ट था, को हटा दिया। जो 1951 में जो संशोधन हुए थे अलग अलग, तो उनसे क्या हुआ, करीब करीब 20 आर्टिकल्स को हटा दिया गया और एक पार्ट, कौन सा पार्ट, पार्ट 7th को हटा दिया गया। और इसमें करीब 95 अनुच्छेद और 4 भाग, 4 कै, 9 कै, 9 कै और 14 कै, कौन से, ये कै नहीं है, ये 9 कै है। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले क्या किया, 19 जो संशोधन हुआ था उसके तहत क्या हुआ, 20 आर्टिकल्स को हटा दिया गया, अनुच्छेदों को, और एक भाग, 7वें भाग को हटा दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें कितने आर्टिकल जोड़े गए, इसमें 95 आर्टिकल जोड़े गए और 4 भाग और जोड़े गए। कौन से भाग, 4 कै, 9 कै, 9 कै और 14 कै, और 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। कौन सी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इनको जोड़ा गया, जो कि हम प्रेजेंट में जो हमारा संविधान है उसमें है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं है। जो वर्ल्ड का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें ना तो इतने आर्टिकल्स हैं, इतने अनुच्छेद हैं, और ना ही इतनी अनुसूचियां हैं जितनी किसके अंदर है, जितने हमारे भारतीय संविधान के अंदर है। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। हमारा जो भारत का संविधान है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको विस्तृत बनाने के पीछे 4 कौन से कारण हैं, उन कारणों के बारे में जानते हैं। पहला कारण है भौगोलिक कारण। एक तो भौगोलिक कारण हो गया, भारत का विस्तार और विविधता। मतलब भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, विविधता है। तो इस वजह से क्या है, एक ये कारण हो गया कि हमारा जो संविधान है वो इतना लंबा है, इतना बड़ा है। दूसरा क्या कारण आता है, वे आता है ऐतिहासिक। जो ऐतिहासिक भारत को जो इतिहास है उसको ध्यान में रखते हुए, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है।
यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। अब ज़्यादातर क्या है, जो हमारा जो संविधान है उसके अंदर जो भारतीय अधिनियम आया था भारत में, भारत शासन अधिनियम 1935, तो उसका क्या है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। और जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, वो काफ़ी विस्तृत था, काफ़ी उसमें विस्तार में चीज़ें थी, जो जब उसको उसको उससे मिलती जुलती, या वो ही एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाया है, तो वो भी क्या था, एक विस्तार में था, एक विस्तृत रूप में था, डिटेल में था। इस वजह से भी क्या है कि ये भी कारण है जिस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना लंबा है। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान। अब तो खैर जम्मू कश्मीर को भी कर लिया गया है, उसके अंदर हम पहले नहीं था, लेकिन जो पहले की बात है उसके तहत ये इसमें समझाया जा रहा है कि जो केंद्र और राज्य, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए जो एकल संविधान है, उस वजह से भी जो क्या है, हमारा जो संविधान है वो एक विस्तृत संविधान है। चौथी विशेषता क्या है, संविधान सभा के कानून विशेषज्ञ का प्रभुत्व। अब जो संविधान सभा थी उसमें क्या था कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, उसमें कानून के विशेषज्ञ थे। जब कानून के विशेषज्ञ थे तो वो तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से ही तो करेंगे। इस वजह से हमारा क्या है, संविधान एक विस्तृत संविधान है। चलिए अब आगे जानते हैं। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। अब हमारा जो संविधान है इसमें केवल क्या नहीं है कि जो शासन के मौलिक सिद्धांत है वो ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा प्रशासन का प्रावधान भी है, प्रशासन किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, चलिए। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। अब इसके अतिरिक्त क्या है, जो अन्य आधुनिक लोकतंत्र हैं, जो जिनमें क्या किया है, विधान ये सब चीज़ें हैं, और स्थापित राजनीतिक जो परिपाटी है उसको छोड़ दिया जाए, जो उसको छोड़ दिया गया, तो क्या है, उन्हें भी भारत का जो संवैधानिक दस्तावेज है उसमें फिर भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास अपनी इतनी रहने देते हैं, बाकी और जो है उनके बारे में हम कल की क्लास में डिटेल में कर लेंगे, वरना आपकी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।